दिल से लाइव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में बच्चों के बहुत ही अच्छे डॉक्टर श्री प्रदीप जैन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी जो लेटेस्ट में बच्चों की इम्यूनिटी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और उससे रिलेटेड बच्चों में क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तो उन पे प्रकाश डालते हैं। सर बताएँ सर। आपने सवाल बहुत अच्छा रेज किया और ये काफ़ी कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है इस शहर की पॉपुलेशन में। इम्यूनिटी जो है शरीर की इम्यूनिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और मुख्यतया जो कॉमन कॉजेज होते हैं उनमें अधिकतर जो आम जीवन शैली से रिलेटेड है। उदाहरण के तौर पे अभी हम अगर मॉडर्न जीवन शैली देखें तो बच्चा जो है बहुत ही अर्ली एज पे किताबी पढ़ाई में, सिडेंटरी एक्टिविटी में, स्कूल में बैठ के पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब हम जीवन शैली की बात करते हैं उसमें बच्चे का रोज़मर्रा की फिजिकल एक्टिविटी, उसकी विचारधाराएं, उसका खान पान सभी शामिल है। खान पान से रिलेटेड समस्याएं जितनी बच्चों में होती है उतनी शायद ही किसी और एज ग्रुप पे हो। उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चा एक उगता हुआ प्राणी है, बड़ा होता हुआ प्राणी, ग्रोइंग 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 पर्सन है। तो हम सब जानते हैं जब पौधा उग रहा होता है तो ज़्यादा खाद और ज़्यादा मटेरियल यूज़ करता है। वैसे ही ग्रोइंग बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम उसके बॉडी सरफेस एरिया या पर केजी वेट के कंपैरिजन देखें तो एडल्ट से कई गुना अधिक होती है। अब यहाँ मुद्दा ये आ रहा है कि जो मॉडर्न खान पान है, हम कारण कुछ भी कहें, चाहे छोटी फैमिलीज, चाहे बहुत ही बिजी पेरेंट्स मदर और फादर, चाहे कॉमर्शियल प्रेशर, टीवी का प्रेशर की वजह से अपने नेचुरल सांस्कृतिक प्राकृतिक भोजन से छोड़ के आर्टिफिशियल फूड पे शिफ्ट होना, इन सब के चलते स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी एक पर्टिकुलर प्रकार के भोजन की कमी, भोजन के तत्व की कमी बहुत ही कॉमन है। तो हम ऐसे बच्चे इस शहर में बहुत पाएंगे जो काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी मोटे हैं, पर जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं शरीर के काम करने के लिए वो कम हो गई। क्योंकि फूड जो खा रहे हैं उसमें कैलोरीज खूब है, फैट खूब है, और कुछ स्थितियों में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है क्योंकि पनीर वगैरह खाते हैं। पर स्पेशल न्यूट्रिशन जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, जैसे शरीर में आयरन की मात्रा अगर देखी जाए, सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करंट वर्ल्ड में आयरन डेफिशिएंसी है। इसी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट रैम्पेंट है। विटामिन डी भोजन भी एक हार्मोन भी है तो उसकी डेफिशिएंसी बहुत। इसी तरह से विटामिन बी 12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन सी की, ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें जो अपने को जो अपने प्राकृतिक हेल्दी भोजन से मिला करता था। और जैसे कि आपके सामने तो बहुत सारी जैसे बीमारी वाले बच्चे आते होंगे, तो स्पेशली जैसे खान पान से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड आप उन बच्चों के माता पिताओं को क्या सजेशंस देना चाहेंगे डॉक्टर से रिलेटेड, कि उनको डॉक्टर अगर चूज करना है तो कैसे चूज करें, और फूड चूज करना है तो कैसे चूज करें, वो सारी चीजें सर बताएं। आपको जिस तरह करें, जैसे अर्जुन ने महाभारत में भीष्म पिता से आपको कैसे मारे, हाँ, सारे राज जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले अपने भोजन पे आते हैं। जो फूड के लिए हम सबको एडवाइस ये देते हैं कि जो लोकली अवेलेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, अपना जो हिस्टोरिकल फूड था वो सबसे अच्छा है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भोजन में क्या बाजरा, हरी हरी सब्जियां, सांगरी, कैर, कुम्बटिये, ये दूध से बनी हुई चीजें, दही, ये सब चीजें बहुत कॉमनली पाई जाती थी। कालांतर पे जैसे जैसे कॉमर्शियल प्रेशर बढ़ता रहा या लाइफ स्टाइल जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ शिफ्ट हुए तो ये सब छूट के अंकल चिप्स, कुरकुरे, पिज्ज़ा, बर्गर और केक्स उस पर शिफ्ट हो गया अपन। तो अब इन सब के चलते जो जरूरी तत्व मिलने चाहिए, जैसे हमने मान लीजिए हम हमारे भोजन में अगर बाजरे की अच्छी मात्रा हो तो बाजरा एक बहुत ही अच्छा सीरियल है जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, पर वो मैदे वगैरह में नहीं पाया जाता, गेहूं में कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे हमारी जो हरी सब्जियां थी, हम ट्रेडिशनली दाल बाटी चूर के उसमें हरी सब्जियां चूर के या दाल रोटी चूर के वैसा खाते थे जिसे चूरिया कहते, तो उसमें सांगरी जाती थी, हरी सब्जियां जाती थी, सभी चीज़ आती थी, सूखी हरी सब्जियां भी जाती थी, तो वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता था। अब हम जबकि दूसरे भोजन में शिफ्ट, न सिर्फ उनमें आयरन की कमी है और अदरवाइज अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से वो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम कर रहे हैं।
इसके चलते आयरन डेफिशिएंसी यूनिवर्सल फिनोमेना हो गया। मैं ग्रोइंग बच्चों में अनलेस कि आयरन सप्लीमेंट दे गया, मेरे ये जितना हम लोगों ने आपको हम ऑफिस बेस्ड रिसर्च करते हैं उसके हिसाब से 77% बच्चे इस शहर के और प्रोबेबली पूरे देश के आयरन डेफिशिएंट। विटामिन डी हमें कई प्रकार के भोजन से मिलता है और एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। जब मैं छोटा था तो एक शॉर्ट और एक बनियान पहन के मेडिकल कॉलेज के पास में लाल मैदान में फुटबॉल खेला करता था। दिन में जाना मेरे पास था, कुछ ज़्यादा वो इस पे नहीं करते थे कि भाई ऐसा नहीं। आजकल वही बच्चे एक पूरा ट्रैक सूट पहन के एक बंद स्टेडियम में स्क्वैश खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो जो एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर जो समय है और जो एक्सटेंट है वो कम होता गया। इसके चलते हम आराम से कह सकते हैं आप सभी हम सभी विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, अनलेस कि हमारे भोजन में कोई ऐसा विशेष तत्व हो या अनलेस अदरवाइज। दुर्भाग्य से शाकाहारी भोजन जो हमारा मुख्य तरह का भोजन है, चाहे नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन से हो, उसमें विटामिन डी की अच्छी खासी कमी होती है। तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऐसा पहले नहीं होता था। सर जैसा कि अब जैसे आप डॉक्टर हैं, तो आपको ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि आप डॉक्टर बने और जनता की इतनी अच्छी तरीके से सेवा करें? नहीं, मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे घर में मौजूद थे। मेरे फादर डॉक्टर आर के जैन राजकुमार जी बड़े सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे। तो वो बड़े पॉपुलर थे अपने शहर में, हर व्यक्ति उनको जानता था। तो मुझे लगता था अरे भाई तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सब लोग जहाँ जाते हैं उनको खड़े होकर नमस्कार करते हैं। वो एक मोटिवेशन पहले से ही था और चूंकि घर में ही थे तो हमेशा उस तरफ में ड्राइव भी था। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना और ईश्वर की कृपा से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ठीक ठाक नंबर आ गया और मैं जहाँ मैं रहना चाहता था जो तो वहीं मिल गया, मेडिकल कॉलेज। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जब पीजी में एंट्रेंस का टाइम आया तो मुझे एक मनपसंद विषय पीडियाट्रिक्स मिल गया। उस समय पीडियाट्रिक्स काफ़ी पॉपुलर ब्रांच हुआ करती थी और ऐसा माना जाता था कि पीडियाट्रिक्स करने के बाद आपको कोई और सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करना, बच्चों के साथ रहना एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। और सौभाग्यवश या एक चांस की बात है कि ड्यूरिंग मेरे यूजी के एमबीबीएस के दौरान मुझे ऐसे मौके मिले कि मैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को अपने रिप्रेजेंट करूँ स्टेट और इंडिया लेवल पे। ऐसा मौका मुझे मिला तो नेचुरल इंक्लिनेशन हो गया। फिर तो आगे से आपने देश विदेशों में भी बहुत अच्छा मतलब प्रचार किया। एक्सपोजर मिला, मौका मिल जाता है, वो वाली बात है। पीडियाट्रिक्स करने के बाद जब मैंने शुरू किया अपना करियर 3 साल के, तो मुझे लगा कि जोधपुर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। खास करके न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक आईसीयूज नहीं थे। तो हमने कुछ डॉक्टरों ने मिलके ऐसा अपने ही जितनी भी उस वक्त फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, जो भी रिसोर्सेज थे, उससे जुट के लोन लेके हमने आईसीयूज बनाने शुरू किए। वो पश्चिमी राजस्थान के सबसे पहले फुल्ली इक्विप्ड आईसीयूज थे जिसमें सभी तरह की फैसिलिटी थी बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न और पीडियाट्रिक आईसीयूज। वो आपने सबसे बड़ा कदम उठाया उसमें सबसे करने तो पूरे शहर का कल्चर बदला, पूरा स्टेट का वेस्टर्न स्टेट का कल्चर बदला और मौका मिलता गया। तो नीयत अच्छी रही तो काम करते गए, काम होता गया। और काफी सारे जैसे सर आप काफी टाइम से मतलब इस फील्ड में हैं, तो 5 साल 10 साल के अगर गैप में देखें तो डिजीजों में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ नई बीमारियां बच्चों में? बिल्कुल, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत शुरू की बताऊं, मैंने 1997 से प्रैक्टिस किया था और 2000 में हमने इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू किए थे। तो लोगों का एटीट्यूड भी बदला है, थॉट प्रोसेस बदला है। 2001 में दुर्भाग्य से ऐसा 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 चलन था आम समाज में कि एक फीमेल चाइल्ड के इलाज पे फैमिलीज कम खर्चा करती थी, स्पेशली जो थोड़े से रूरल बैकग्राउंड से थी। तो कई बार एनआईसीयू में हमें लगता था कि फीमेल हमने एडमिट किया, थोड़ा समय लगेगा इसको ठीक होने में, जटिल बीमारी से, तो कई बार इलाज पूरा नहीं करवा पाते थे। तो बड़ा दुख भी होता था और एक मतलब इच्छा रहती थी कि वो कैसे मदद करें। तो उस समय जब बात बताएं तो उस समय इन्फेक्शियस डिजीज मुख्य डिजीज होती थी या प्री मैच्योरिटी रिलेटेड डिजीज, भोजन में कमी की समस्याएं बहुत, मेल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन था। तो उस जमाने में मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, अदर प्रकार की कॉलेरा, डायरियल डिजीजेस बहुत बहुत ही कॉमन थी। समय के साथ जैसे जैसे जीवन शैली इम्प्रूव हुई, लोग जानकार हुए, तो ऐसा हमें लगता है आजकल कि आज से 15 साल पहले लोग दस्तों की बीमारी के साथ मेरे पास ज़्यादा आते थे, आज कब्जी की बीमारी से ज़्यादा आते हैं। उलट हो गया बिल्कुल। दस्तें होना में काफ़ी कमी आई है क्योंकि लोगों की जीवन शैली अच्छी हो गई। बॉटल्स साफ पानी की है ना, पोर्टेबल वाटर की वो बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई।
और लोग यूज करते हैं, मतलब एक साधारण बैकग्राउंड का व्यक्ति भी पानी की बोतल ही लेता है तो वो ऐसा सोचता है, तो इन्फेक्शन होने की संख्या कम हो गई। और इन्फेक्शन के प्रकार ही बदले। हम जब अर्ली पेज में हमारे पास मलेरियल, ट्यूबरक्लोसिस और इस तरह के, अब वायरल इन्फेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है। 2000 में 8 या 9 की याद होता हूँ जब पहली बार इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक यहाँ आई थी, फ्लू जिसे कहते हैं आम भाषा में। तो पहला ऐसा एक वायरल, जैसे बहुत भयंकर महामारी आई थी और बच्चों में इन्वॉल्व था, तो हमें उनकी देखभाल में इन्वॉल्व होना पड़ा, नए प्रोटोकॉल्स बनाने पड़े, लोगों को सीखना भी पड़ा हमें और लोगों को सिखाना भी पड़ा। तो उसके बाद कोविड और जो बड़ी महामारी है, परंतु कई प्रकार की वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। तो हम जैसे जैसे सीखते गए, 2004 का मुझे याद है जब पहली बार डेंगू भारत में शुरू हुआ था, 4-5 के आसपास। तो उस समय डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में भी, कंसेप्ट के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे हमारी पीढ़ी के लोगों ने इस बीमारी को समझा और हम काफ़ी अच्छे से, डेंगू से मॉर्टेलिटी ड्रास्टिकली कम हो गई है मोरलेस। 2004 से 7-8 तक थोड़ा क्रिटिकल पीरियड था इस बीमारी की प्रकृति देश में समझना, हमारे देश में। और मुझे नहीं लगता 10 के बाद कोई सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी डेंगू की वजह से, अगर सही समय व्यक्ति एक ट्रेन पर्सन के पास पहुंच जाए। तो इवोल्यूशन तो काफ़ी हुआ है और डिजीज प्रोसेस भी चेंजेस हुए हैं, नए नए तरह की डिजीजेज आई हैं, पानी जनित बीमारियां कम हो गई है, वो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड, डायरिया ये कम हो गए। एयरबॉर्न डिजीजेस बढ़ गई है, क्राउडिंग, क्लस्टरिंग उसकी वजह से वो बढ़ गई है। एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। पहले हमारे बच्चों का जो एवरेज वेट होता था या स्ट्रक्चर होता था बहुत छोटा, पतला, दुबला से बड़ा, मैलनरिश बच्चा, अब ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। मेरी क्लिनिक में 30% पेशेंट ओबीज हैं और उसमें से 10% ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंटली ओबिड हैं। और हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां, डायबिटीज, डायबिटीज काफी बड़ी, बच्चों में भी हो रही है। बच्चों में डायबिटीज काफी बड़ी। और कोविड के बाद कुछ इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। अगर मैं 90s का अगर टाइम पीरियड देखूं तो उस समय में डायबिटीज और आज के 20s के टाइम में डायबिटीज बड़े संख्या में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है बहुत संख्या में। उस समय हमें ऐसा होता कि भी एक डायबिटीज का पेशेंट आया है तो एक हाईली क्राउडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी साल में 2 बार या 1 बार ऐसे, तो मेरे पास सभी डॉक्टर्स महीने में 1-2 नया पेशेंट आ जाता है डायबिटीज का। जीवन शैली भी है, शायद कोविड से रिलेशन है, पर कोविड के साथ जीवन शैली भी बदली थी तो वो भी एक समस्या है। और खान पान और लैक ऑफ और बच्चों के एक्सरसाइज, इंडोर आउटडोर गेम इंडोर आउटडोर गेम खेलने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो गया। आमतौर पे एक एवरेज बच्चे को हेल्दी रहने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। अब बच्चा जो है, जैसे अपन भी पहले भी बात कर रहे थे, 8 बजे स्कूल पहुंचना है, 4 बजे 3 बजे वापस आना है, उससे पहले जाने का समय 1 घंटा, जाने का समय तो 6-7 बजे, हाँ फिर 4-5 बजे आता है। फिर पता नहीं क्यों माता पिता जो है उनकी बात कहते हैं ट्यूशन कर लें, क्योंकि तो जो किताबी ज्ञान पे या इन पे को इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा काम का जीवन में नहीं है, कि आपको 95, 97, 99% नंबर लाना 10वीं क्लास से कम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना करियर बिल्डिंग में हेल्प करता है। और थॉट प्रोसेस थोड़ा आप उस बदले, फिजिकल एक्टिविटी पे एक बैलेंस सा रहे, दोनों आवश्यक है उस तरीके से। सर जैसे बच्चों बड़ों में जैसे कोई भी डिजीज होती है तो उसको तो बड़ों को देख कर ही थोड़ा पता लगा लिया जाता है, लेकिन अब जैसे छोटे बच्चे हों, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 दिन के, 2 दिन के, ऐसे ऐसे भी आपके पास में आते हैं, तो मतलब कैसी एक इंटरनली कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी? नहीं, ये तो ट्रेनिंग है, तो बहुत हाईली ट्रेन प्रोफेशन है, तो इसकी तो बड़ी ट्रेनिंग मिलती है और आप अनुभव के साथ सब सीखते भी रहते हैं, बेसिक नॉलेज के बाद में हर चीज़ देखना, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर ऑफकोर्स लेमैन पब्लिक, मतलब एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि इसको कान में दर्द है कि सर में दर्द है, पर उसके एक तरीके होते हैं, हर एक बच्चा एक्सप्रेस करना जानता है, कैसे एक्सप्रेस करता है वो एक बहुत ही ट्रेन थिंग है, ट्रेनिंग। और इतना बारीकी से ध्यान रखते हुए फिर उनके इलाज में कोई चूक नहीं हो, उसके लिए बेहतर क्या सुझाव है आपके? हाँ, नहीं, ये तो बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जिसका वजन मान लीजिए 2 किलो है या 2.5 किलो है, न्यूबॉर्न बच्चे, प्रीटर्म बच्चे हमारे पास बहुत रहते हैं, 800-900 ग्राम के भी बच्चे, तो उनका बॉडी सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उनकी ड्रग कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे एक बच्चे का टोटल ब्लड वॉल्यूम 80 to 90 सीसी पर केजी होता है, तो 2 किलो का बच्चे का है तो 180 ml, है ना, 160-180 ml ब्लड वॉल्यूम हो गया, तो बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स स्पेसिफिक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अलग होता है, फ्लूइड के मैकेनिक्स अलग होते हैं, बायोकेमिस्ट्री अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। एक बच्चा छोटा इंसान नहीं है, छोटा एडल्ट नहीं है, बच्चा बिल्कुल डिफरेंट जीव है,
अलग सारी चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। तो एक ट्रेन पीडियाट्रिशियन जो है वो उन्हीं की देख रेख में ट्रीटमेंट करना चाहिए। दवाइयों के प्रति बड़ा सावधानी रहना चाहिए। दवाइयाँ जो है डबल एजेड स्वॉर्ड होती है, बहुत ही सावधानी से देने की दवाएं चीज़ें होती है। हर दवाई जो आप दे रहे होते हैं वो शरीर में जा रही होती है, न सिर्फ उस बीमारी को ठीक करती है पर उसके दूसरे असर भी होते हैं। तो जो बीमारी आपके मान लीजिए फेफड़े के इन्फेक्शन, किसी ने कोई दवाई ली है तो वो खाली फेफड़े में नहीं जा रही, उसके ब्रेन में, किडनी में, लिवर में, हार्ट में भी जा रही है। तो ये जो ज्ञान है ये मेडिकल कॉलेज करिकुलम की ट्रेनिंग का पार्ट है कि वो दवाई के इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो सेल्फ यूज ऑफ मेडिकेशंस बहुत छोटे बच्चे में बड़ी डेंजरस सी चीज है, पर ये बहुत पॉपुलर है। लोगों को आलस के मारे या किसी और वजह से सोचते एक बार दवाई दे दूं ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊँ। कुछ ऐसा हो गया कि एक बार मैं गोली चला दूं फिर चोर नहीं पकड़ा गया तो फिर पुलिस को बुलाऊंगा, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो अब गोली गलत जगह लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दवाई का साइड इफेक्ट शुरू हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। दवाई देते ही शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, तो परिवर्तन आने से बीमारी को सही तरह से पकड़ना या सही तरह से आइडेंटिफाई करने में साइंस एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि क्राइम सीन से सबूत मिटा दिए गए फिर चोर को पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले सबूत देखना चाहिए फिर चोर पकड़ना चाहिए। एक लेमैन के समझने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय देकर जनता को जागरूक करने के लिए इतना अच्छा प्यारा संदेश आपने हमारे माध्यम से प्रेषित किया है।